हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग के एम्प्रेक्स सेक्शन के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था तीनों दुनिया के लोग ईबो के पेट में पल रहे बच्चों को ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं। हर कोई अपने तरीके से करता है, जैसे कि जहान के पैक वाले अपने तरीके से और एल्फ अपने तरीके से बेबी के आने की खुशी मनाते हैं। अब इस बात को कुछ और दिन बीत गए। पिछले कुछ दिनों से जहान, ग्रैंडपा शाओ और ईबो सोच रहे थे कि वो ईव को लेकर किसी ट्रिप पर जाए ताकि उसे ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में कुछ और बातें पता चले। पर हाँ, ये ट्रिप ईव के लिए एक सरप्राइज ट्रिप होने वाली थी। इस दौरान ईबो ने यह भी नोटिस किया कि जहान हमेशा ईबो से चिपक कर रहता है। मतलब जैसे जैसे ईबो के दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जहान ईबो को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब उसका पेट दिखने लगा था और इस बात से जहान का दिल गार्डन गार्डन हो चुका था। वो हर वक्त ईबो के आसपास मंडराता रहता, हर बात का ख्याल रखता, जैसे कि ईबो टाइट पैंट्स ना पहने, जहान की तरफ से ईबो के बेली पर कोई भी प्रेशर ना आए और चलते फिरते सोते जागते घर में रखी हर चीज़ ईबो के बेली से कम 5 सेंटीमीटर दूर हो ताकि ईबो कभी भी उससे नहीं टकराए। बस इतना ही नहीं, ईबो के खाने पीने पर भी उसकी बहुत तगड़ी नज़र थी। यहाँ तक कि वो डेली अपना खून ईबो को पिलाया करता था ताकि उनके बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ईबो तो जहान की ये हरकतें देखकर मन ही मन यही सोचता रहता, अगर ये अभी से इतना बावला हो रहा है तो 4-5 महीने बाद क्या करेगा। जब ईबो के दिन भरने को होंगे, कहीं वो ईबो को रुई में लपेट कर तो नहीं रखेगा और उसे पेट से उतरने भी नहीं देगा। और उससे आगे जब बेबी जन्म लेंगे तब क्या ये बेड के पास बैठकर उन्हें गार्ड करता रहेगा। ईवो को ऐसा सोचते हुए बुरा भी लग रहा था। वो जहान के प्यार का, उसके पॉजिटिवनेस का मजाक बना रहा था, उसकी केयर का मजाक बना रहा था। उसे तो जहान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इतनी परवाह करता है, प्यार करता है। ईवो अब बिल्कुल सही हाथों में है। उसके रहते ना तो ईवो को कुछ होगा, ना ही उनके बेबीज़ को। ग्रैंडपा शाओ यहाँ पर आए हुए 3 महीने हो चुके थे। ईव भी यहाँ पर रह रही थी। अब सबकी एक बहुत प्यारी सी फैमिली बन चुकी थी। ग्रैंडपा शाओ ईव से उम्र में काफ़ी बड़े थे और ईव भी जहान और ईबो को अपने बच्चों की तरह मानती थी। तो कहीं न कहीं उस घर में 3 पीढ़ियों के लोग रह रहे थे। ईव तो यहाँ इतनी घुल गई थी कि वो भूल ही चुकी थी वो यहाँ पर सिर्फ ईबो की प्रेगनेंसी के लिए आई है। ईव के हिसाब से अब ईबो करीब करीब 5 महीने का प्रेग्नेंट था। उसकी बेली भी दिखाई दे रही थी। ऊपर से बेबीज बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। खासकर जब भी जहान ईबो के पास आता और उसके पेट में पड़ रहे बच्चों से बात करता, तब तो उन्हें बहुत मज़ा आता था। वो बहुत ज़्यादा किक करते थे, जैसे कि उन्हें अपने फादर का अटेंशन चाहिए था या फिर वो बॉक्सिंग कर रहे थे। शायद ये जहान के प्यार की वजह से था। कहीं न कहीं उसने उनकी आदतें बहुत बिगाड़ रखी थी। हर शाम वो ईबो को लेकर सोफ़ा पे बैठ जाता, फिर करीब करीब 2 घंटे तक अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता, उनके लिए बुक्स रीड करता और धीरे धीरे ईबो के पेट पर हाथ फिराता रहता। वो हमेशा पहले ईबो के माथे पर किस करता, फिर उसके पेट पर और सभी को गुड नाइट विश करके उसके बाद सोता। ईबो को लगता था कि ईव उसके माँ की तरह है, पर ऐसा नहीं था। एक्चुअली ईव 67 ईयर्स ओल्ड थी और उसका भी बहुत बड़ा परिवार था। उसके चारों बच्चों ने अब खुद की फैमिली शुरू की थी। ईव की 2 बेटियां थी और 2 बहुएं, और उन्हीं सब का ख्याल रखते रखते ईव बच्चों के मामले में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी थी। उसने जहान को कुछ स्नैक्स बनाना भी सिखाया था जो उसके हिसाब से ईबो को बेहद पसंद आएंगे। उन्होंने कुछ स्नैक्स बनाए भी, उनमें से गमी बियर्स ईबो को बहुत पसंद आए। तब ईव ने बताया कि उन गमी बियर्स में जहान का खून मिलाया हुआ है और सभी बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट से बने हैं। कुछ दिनों बाद हाईक्वान और चेंग भी ईबो से मिलने के लिए आ गए, अपनी बेटी को साथ लेकर। चेंग ने जैसे ही ईबो की बेली को देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने तुरंत उसके बेली पर हाथ रखा और किड्स की मूवमेंट के बाद उसके तो आंखों में आंसू आ गए। हाईक्वान थोड़ा सा अलग था। उसे ये हज़म ही नहीं हो रहा था
कि एक लड़का भी प्रेग्नेंट हो सकता है, ऊपर से उसका छोटा भाई। उसने इस सदमे से उभरने के लिए 2 दिन लिए, पर आखिरकार वो भी इबो के बेली तक पहुंच गया। इबो के मॉम डैड भी उससे 2 बार मिलने के लिए आए। इबो के डैड तो उसके ही पास रहना चाहते थे, पर उनकी पोती मतलब हाईक्वान और चेंग की अडॉप्टेड बेटी अपने दादाजी को बिल्कुल भी नहीं जाने देती थी। वो बहुत उदास रहती थी, इसलिए वो इबो के पास कंटिन्यू तो नहीं रह सकते थे, पर जब भी वो आते वो हमेशा इबो के पेट के आसपास ही रहते। और जब भी कभी उन्हें ऐसा लगता कि इबो के पेट से कोई हलचल नहीं हो रही है, वो लिटरली उसके पेट को लेकर शेक करने लगते। वो इबो के बेली के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते, जैसे कि उस पर आइस क्यूब लेकर जाना या फिर वहाँ पर बेल रिंग करना। उनकी ऐसी हरकतों के बाद इबो के बेली पर छोटा सा बम्प आ जाता, तो वो ये देखकर बहुत खुश हो जाते। उनका कहना था कि बेबीज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ इबो की मॉम भी इव को बहुत कुछ सिखाती, जैसे कि स्वेटर्स बनाना। उनका कहना था ह्यूमन वर्ल्ड की माएँ हमेशा ऐसा ही करती है। वो दोनों भी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक बार तो वो सिटी में चली गई और रात भर वहीं रही, क्योंकि उन्हें गेम्स खेलने थे और शॉपिंग करनी थी। कुछ ही दिनों में इबो का प्लान किया हुआ ट्रिप भी उन्होंने किया। वो सभी बुडापेस्ट गए, उसके बाद 1 हफ्ते तक हंगरी, बाद में इंडिया और आखिरी में 1 हफ्ते तक बीजिंग में रुके। इबो से मिलने के लिए कितने सारे रिलेटिव्स आते रहे, वो कहाँ कहाँ घूमते रहे। इव के सारे ह्यूमन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, बाद में ट्रिप प्लान की और उसे अंजाम भी दिया। पर इन सब दिनों में जहान एक बार भी इबो की केयर करना नहीं भूला था। जब भी इबो के पैर स्वेल हो जाते, वो उसके पैरों को मसाज करता। दूसरी तरफ इस सब से ईव भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब आते हैं बीजिंग में उनके लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जब जहान और इबो जहान के पैक के पास रहने गए थे, हाईक्वान और चेंग भी उनसे मिलने के लिए आए। साथ ही इबो का छोटा भाई भी। ईव उनसे पहली बार मिल रही थी। उसका कहना था कि उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो हाईक्वान और इबो के छोटे भाई में एल्फ ब्लड के ट्रेसेस ढूंढ पाए। इबो शुरुआत से ही अलग था, उसकी शुरुआत से ही रेड रोज़ की खुशबू थी, इसलिए जहान को उसके साथ रहने के लिए आसानी हो रही थी और वो एंजल की तरह दिख रहा था। पर यही बातें हाईक्वान और इबो के छोटे भाई पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर वैम्पायर बन भी गए तो वो अलग होंगे, या फिर हो सकता है हाईक्वान और चेंग एक दूसरे का सामना भी ना कर पाए। हाँ, ये सब बातें ईवा अपने मन से नहीं कर रही थी, ये सब हाईक्वान ने उससे पूछा था। ये बाद में ईवो को पता चला। दूसरी तरफ उन्हें उड़ते उड़ते एक रूमर और मिली थी कि अगर चेंग ने हाईक्वान को ट्रांसफॉर्म कर दिया तो शायद उनके बीच में इमॉर्टल बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि तब हाईक्वान वेयरवुल्फ बनेगा। पर ईवो के हिसाब से ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि इससे हाईक्वान ब्लैक वेयरवुल्फ बन जाता, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, एक हाफ ब्लड जिसकी जहान शिकार किया करता था। पर ईव का कहना था अगर चेंग ने हाईक्वान को टर्न किया तो वो भी एक स्पेशल वेयरवुल्फ बनेगा। अब जहान तुरंत अपने रिसर्च वर्क पर लग गया। वो भी हाईक्वान और चेंग के फ्यूचर के बारे में जानना चाहता था। उसे इंटरनेट पर एक ब्लॉगर मिल गया जिसका कहना था कि वो अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी पर अकेला रहता है और उसने बहुत सारी चीज़ें देखी है। उसने अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि वो एक लीजेंड के बारे में जानता है, ह्यूमन जिसका स्पेशल ब्लड है और फुल ब्लडेड वेयरवुल्फ, उन दोनों की इमॉर्टल रिलेशनशिप बनेगी। पर उस आदमी ने इस बारे में डिटेल में नहीं लिखा था। तब जहान ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर वो ब्लॉग 20 साल से भी पहले का था, तो ईवो को उस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। आगे उन्हें बहुत सारी रूमर्स मिली, पर किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जहान ने कह दिया कि वो अब से ईवो को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो इन रूमर्स के चलते ईवो के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसी से समझ आ रहा था जहान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। ईवो को भी ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे भी उन दोनों का मानना था कि एक दिन हाईक्वान और चेंग अपना इमॉर्टल बॉन्ड ज़रूर क्रिएट कर लेंगे। वो भी इसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे।
जब जान ने ये बात कही, हाइक्वान और चेंग थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए, पर जान के लिए भी ये ज़रूरी था। ईबो ने भी कहा कि जब उसके बच्चे आ जाएंगे और वो लगभग 1 साल के होंगे, उसके बाद वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। पर इस सब भागा-दौड़ी में ईव ने कहा कि वो उनकी मदद कर सकती है, पर इसके लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। उसे अपने लोगों के बीच के रूमर्स को ढूंढना होगा। साथ में हाइक्वान के अंदर एल्वन ब्लड कितनी मात्रा में है, उसके क्या अच्छे और बुरे परिणाम हो सकते हैं, ये भी उसे ढूंढना होगा। अब ग्रैंडपा शाओ, ईव, जान और ईबो वापस आ गए फिनलैंड के लिए। उन्होंने ग्रैंडपा शाओ का बर्थडे मनाया, 94। वैसे तो ग्रैंडपा शाओ 80 साल से ऊपर बिल्कुल नहीं लगते थे। वो अब भी बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। पर ग्रैंडपा शाओ ने अपने बर्थडे के दिन विश में बताया कि वो यहीं की ज़मीन में दफन होना चाहेंगे। इस बात ने ईबो को हिला कर रख दिया। कहीं न कहीं उसका सच्चाई से सामना हुआ। पर हाँ, इस बात के लिए अभी बहुत समय है। तब तक तो वो ग्रैंडपा के साथ बहुत अच्छे से वक्त बिता सकता है। अब ईबो की ड्यू डेट में बस 2 हफ्ते बचे थे। ईबो को तो ऐसा लग रहा था कि अगर उन्हें आज भी उससे अलग किया जाए तो वो बिल्कुल तैयार है। एक तो वो अपने इतने बड़े हुए पेट से परेशान हो चुका था। उसे अपने पैर भी दिखाई नहीं देते थे। ऊपर से दोनों बेबीज इतने ज़्यादा नटखट थे कि वो ईबो को एक पल के लिए भी शांति से नहीं बैठने देते थे। जब भी जहान उसके पास नहीं होता था, वो इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करते। ऊपर से जहान के पास होने पर वो थोड़े से डिसिप्लिन में तो होते, पर शैतानियाँ कम नहीं होती। जहान को ईबो को नहाने से लेकर हर चीज़ में मदद करनी पड़ती। जैसे जैसे उसकी ड्यू डेट पास आ रही थी, ईबो की वही पुराने वाली हरकतें शुरू हो गई थी। फिर से एक बार उसे मॉर्निंग सिकनेस का सामना करना पड़ रहा था। उसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। उसकी बॉडी ओवर सेंसिटिव हो चुकी थी, सबसे ज़्यादा निपल्स। उसके नाइटमेयर्स भी फिर से आने लगे थे। माना कि वो अपने बेबी से दिलो जान से प्यार करता था, उन्हें किसी भी तरह की चोट पहुंचते नहीं देख सकता था। पर वो खुद भी परेशान हो चुका था। वो बस चाहता था कि ये सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। प्रेगनेंसी के इस स्टेज पर उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। वो हर वक्त परेशान रहता था। यहाँ तक कि उसके सबसे पसंदीदा चीज़ जहान के साथ टाइम स्पेंड करना, लव मेकिंग करना, वो भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसे बस पूरा पूरा दिन सोना ही अच्छा लगता था। उसके दिल में कभी कभी ये भी ख्याल आता, अगर उसके पेट में एक ही बेबी होता तो शायद ऐसा नहीं होता, तब वो ऐसे व्हेल की तरह नहीं दिखता। शुक्र है कि उसके पास जहान था। ईबो के इतने नर्वस ब्रेकडाउन में भी वो उसके साथ रहता, उसे प्यार भरी बातें किया करता। ईबो के चेहरे पर जहान के होने से ही स्माइल आ जाती। यहाँ तक कि जब भी ईबो जहान पर चिल्लाता रहता, जहान शांति से सब कुछ सुनता, फिर ईबो को कडल करता, उसे प्यार करता, किस करता और फिर ईबो रोने लग जाता। अब उसके हार्मोन्स आपे से बाहर हो चुके थे। वो एक मूड से दूसरे मूड में जंप करता रहता। उसके पेट में हर वक्त पार्टी चलती रहती, हर वक्त किकिंग, बॉक्सिंग, डांसिंग, इस सब से ईबो बहुत ज़्यादा हर्ट रहता था। तब जान उसके बेली पर हाथ फिराता, बच्चों को शांत कर देता, उन्हें सुलाता, फिर ईबो की बैक की मसाज करता। इस जर्नी में जितना दर्द ईबो ने सहा है, उतना ही जान भी शांत रहा है। दोनों के लिए भी हर बीतता दिन और बड़ी मुसीबत लेकर आता। जिस दिन ईबो की ड्यू डेट थी, उस दिन तो वो बिल्कुल पागल हो चुका था। अब उसे अपनी माँ की याद आने लगी थी, जो 16 साल पहले ही गुजर चुकी थी। अब जब वो खुद अपने बच्चों को जन्म देने वाला था, उसे अपनी माँ की याद आती रहती थी। वो हमेशा सोचता रहता, क्या इस दौरान उसकी माँ उसकी केयर करती, उसकी मदद करती। वो हमेशा सोचता रहता, उसकी माँ उससे प्यार क्यों नहीं करती थी। उसने अपने पेट में ईबो को पाला था ना। ईबो अपने बेबी से इतना ज़्यादा प्यार करता है, उन्हें अपनी बाहों में लेने के लिए इतना तड़प रहा है, उनके बारे में ही सोचता रहता है। तो क्या ईबो की माँ भी अपने बच्चों के बारे में ऐसे ही सोचती रहती थी, ईबो के बारे में ऐसे सोचती रहती थी? ऑफ कोर्स वो एक एल्फ थी, पर जहाँ तक ईबो ने सुना था, एल्फ्स अपने बच्चों को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं।
अगर इसके लिए उन्हें किसी की जान भी लेनी पड़े तब भी वो पीछे नहीं हटते। पर ईवो को याद भी नहीं था कि उसकी माँ ने कभी उसका हाथ पकड़ा था या फिर उसे बाहों में लिया था। ईवो की माँ ईवो के बड़े भाई और छोटे भाई दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो सिर्फ ईवो ही उनके लिए इतना ज़रूरी क्यों नहीं था। शुक्र है कि ईवो की ज़िंदगी में इस बात की कमी उसके स्टेप मॉम ने पूरी कर दी। उसने उसे बहुत सारा प्यार दिया। ऐसे ही ईवो जब एक बार अपने डैड से बात कर रहा था, तब उसके डैड ने बताया कि उनका एक छोटा भाई भी है, सगा। ईवो इस बात से बहुत ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि ना तो उन्होंने इससे पहले कभी अपने भाई के बारे में मेंशन किया था, ना ईवो और हाईक्वान को इस बारे में कुछ भी पता था। ईवो का डैड ने कहा कि जब उन्होंने ईवो के मॉम से शादी करने की सोची, तब उनके और उनके भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। ईवो ने पूछा, आप ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हैं? तो ईवो के डैड ने कहा, पूरी ज़िंदगी अपने भाई के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद अब जाकर उन्हें समझ आया है कि उनका झगड़ा बहुत छोटा सा था। अगर वो वक्त पर सुलझाते तो वो शायद पूरी ज़िंदगी किसी और तरह से बिताते। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।